हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में आप सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन। राइट। तो देखिए, आपने कैपिटल गेन कंप्यूट करना सीख लिया, एग्जेम्पशन भी सीख ली। तो जब आप कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन घटाते हैं, सेक्शन 54 और 54 के जो भाई बहन वाले सेक्शन है वो सब आप घटाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? टैक्सेबल कैपिटल गेन। और इस टैक्सेबल कैपिटल गेन पे अब टैक्स कैसे कंप्यूट होता है वो आप देखेंगे। तो कैपिटल गेन एक ऐसी इनकम है जहां पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस भी हैं। नॉर्मली तो इनकम पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन होता है, बट कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट भी हैं जो कि फ्लैट लगते हैं, सीधे सीधे। राइट। कितने रेट्स हैं? टोटल 4 रेट हो जाते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म पे 10% का भी रेट है और 20% का रेट है। शॉर्ट टर्म पे 15% का रेट है और स्लैब रेट भी है। तो किस सिचुएशन में कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगता है, हमें रिबेट मिलता है कि नहीं, चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है कि नहीं इन इनकम से, इन सब चीजों की एक जगह समरी बना लेते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट समरी दैट यू आर गेटिंग टुडे हियर। राइट, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, आई बिलीव। इवन इन माई मटेरियल, दैट इज माई बुक, आई डू नॉट गिव इट। हम टेक्स्ट फॉर्म में ही इसको देते हैं, बट क्लास में आपके लिए हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कर देते हैं सो दैट दिस रीचेस टू माई स्टूडेंट। ठीक है, आइए करते हैं आपके साथ। चलिए आप भी ऐसा एक चार्ट बनाइए पहले। हेडिंग दे दीजिए इसकी, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ठीक है। कैपिटल गेन कौन सा है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? अब लॉन्ग टर्म है तो एसटीटी पेड वाला है कि एसटीटी नॉट पेड वाला है? एसटीटी पेड कि एसटीटी नॉट पेड? आप भी इतना लिख लीजिए ताकि आप भी मेरे साथ साथ चलें। एसटीटी क्या होता है? एसटीटी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। राइट, ये चार्ट बन गया आपका। तो पहले मैं एसटीटी की बात कर लूं आपसे। एसटीटी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन किस पे लगता है? ये टैक्स किस पे लगता है? ऑन परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? ओनली 2 सिक्योरिटीज, दैट इज इक्विटी शेयर ऑन परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। देखिए, अगर हम इक्विटी शेयर का या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद इनकम टैक्स। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टैक्स है। खरीदते समय, बेचते समय ये ट्रांजैक्शन का टैक्स है जो आपको पे करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास इक्विटी शेयर है, आपके पास इक्विटी शेयर है। राइट, मैंने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं किया। आपने पर्सनली आके मुझसे रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए कि राज भाई 100 रिलायंस कंपनी के शेयर दोगे? हमने कहा ठीक है, दे देंगे। यार, मैंने अपने डीमेट अकाउंट से आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया 100 शेयर। ठीक है, 100 शेयर्स फ्रॉम माय डीमेट अकाउंट टू योर डीमेट अकाउंट। नाउ क्या यहां पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं। क्या एसटीटी लगेगा? नहीं।
एसटीटी नहीं लगेगा इस ट्रांजेक्शन पे। तो अगर आपने एसटीटी पे किया है तो उसकी बात हो रही थी कि टैक्स के रेट अलग आ जाएंगे। और एसटीटी पे कहां हो सकता है? अच्छा, क्या स्टॉक एक्सचेंज में हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो एसटीटी पे होता है? जैसे हमने स्टॉक एक्सचेंज में डिवेंचर बेचा है या डिवेंचर खरीदा है, एसटीटी पे होता है? नहीं, एसटीटी लगता ही किस पे है? शेयर पे लगता है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे लगता है, राइट। और लगेगा कब? जब आपने स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजेक्शन किया है। इन दो एसेट के अलावा आप किसी और से ट्रांजेक्शन भी करते हो स्टॉक एक्सचेंज में तो भी एसटीटी पे नहीं होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो अपना 65% या उससे ज्यादा पैसा कहां लगाती है? इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में। यानी आपने तो म्यूचुअल फंड खरीदा है, लेकिन जिस कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदा है उसने जो पैसा कलेक्ट किया, टोटल पैसे का 65% या उससे ज्यादा कहां लगाया? इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में लगाया। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को कहा जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, चलिए लगे हाथ आपको हम एक चीज और सिखा दें। ELSS ये क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये क्या है? ये भी एक म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ये वो म्यूचुअल फंड है जिसका ग्रेटर इज इक्वल टू 80% इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अगर 65% या उससे ज्यादा अगर इन्वेस्ट हो जाता है तो हम इक्विटी ओरिएंटेड कहते हैं, लेकिन अगर 80% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट हो गया तो हम उसे क्या कहते हैं? ELSS कहते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, क्या सभी ELSS इक्विटी ओरिएंटेड हैं? क्या ऑल ELSS आर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड? ट्रू या फॉल्स, ये बताइए। ऑल ELSS आर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। जितने भी ELSS होंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होंगे। हाँ, ये ट्रू है। जितने भी ELSS है उसमें तो ग्रेटर इज इक्वल टू 80% इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड कहां है? इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होने के लिए क्या है? 65% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में होना चाहिए। तो भाई अगर 80% या उससे ज्यादा है तो 65% या उससे ज्यादा तो है ही ना। तो ELSS तो सारे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं ऑल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आर ELSS। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सभी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ELSS होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर 70% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर और डोमेस्टिक कंपनी में लगा हुआ है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड तो है, लेकिन वो ELSS नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको ये बात क्यों बता दिया? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में दिया हुआ है कि ELSS में आपने पैसा लगा रखा है, क्या एसटीटी पे हुआ होगा? हाँ, क्योंकि ELSS तो इक्विटी ओरिएंटेड है ही, राइट। तो भाई इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अंडरस्टूड? कहां एसटीटी पे होता है? अब ये कौन से सेक्शन से कवर होता है? तो शॉर्ट टर्म जिस पे एसटीटी पे हुआ है, शॉर्ट टर्म जिस पे एसटीटी पे नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म जिस पे एसटीटी पे हुआ है, जिस पे एसटीटी पे नहीं हुआ है। अब सेक्शन जिसमें इनका टैक्सेशन कवर्ड है, इसके लिए लगता है सेक्शन 112A। याद करना होगा, रटना होगा सेक्शन। एसटीटी नॉट पेड वाला 112 होता है, तो याद कीजिए 112A एसटीटी पेड, 112 एसटीटी नॉट पेड। शॉर्ट टर्म 111E और एसटीटी नॉट पेड वाले में स्लैब रेट रखता है। या तो आप ओल्ड रिजीम लोगे, ठीक है, या मतलब इसका कोई स्पेशल रेट नहीं ना है, तो इसका कोई स्पेशल सेक्शन नहीं है, इसका कोई सेक्शन ही नहीं है भाई, क्योंकि स्पेशल टैक्स रेट होता तब ना एक प्रोविजन बनाया जाता कि भाई इस पे ये रेट से टैक्स लगता है, तो इसका कोई स्पेशल सेक्शन है ही नहीं। तो आप ओल्ड रिजीम लगाओगे या फिर न्यू रिजीम लगाओगे इसमें? अंडर सेक्शन 115 BAC। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई आप स्लैब ओल्ड भी ले सकते हो, न्यू भी ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम मिलती है, लेकिन आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट किए हो तो उसके हिसाब से टैक्स पे कर दो। तो यहां पे एसटीटी नॉट पेड वाले में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी नॉट पेड में, देयर इज नो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, देयर इज नो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स।
तो सेक्शन वाली बात पूरी हो गई। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट? नाउ नेक्स्ट इज टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या होगा? इस पे है 10%, इस पे है 20%, इस पे है 15%, इस पे क्या है? इस पे कोई स्पेशल रेट तो ही नहीं, ये तो स्लैब रेट है। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट इनकम। इसमें कुछ एग्जेम्प्ट हो जाता है क्या कि इतने रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा? हाँ, एक जगह है। एलटी एसटीटी पेड वाले में 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है, ₹1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म एसटीटी पेड वाली 60,000 रुपए है, एग्जेम्प्ट है। 80,000 है, एग्जेम्प्ट है। 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है। 1,20,000 है, 20,000 बस टैक्सेबल है, 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी। 5 लाख रुपए आपकी एलटीसीजी है एसटीटी पेड वाली, कितने पे टैक्स लगेगा? सिर्फ 4 लाख पे, 1 लाख एग्जेम्प्ट है। इनमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होती। ठीक है, चैप्टर 6A का डिडक्शन, चैप्टर 6A का डिडक्शन, ये बहुत सुंदर चार्ट बन रहा है आपका। आपको समझ में आ रहा है ये बात? नहीं ना, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे सेक्शन एक जगह हम लिख रहे हैं। चैप्टर 6A का डिडक्शन 80C से 80, जब ग्रॉस टोटल इनकम कर देते हैं तो उसके अंदर चैप्टर 6A का डिडक्शन घटाते हैं, सेक्शन 80C से लेके 80U तक का। तो सेक्शन 80C से 80U तक का जो डिडक्शन होता है, चैप्टर 6A डिडक्शन, वो किसी भी स्पेशल रेट की इनकम से, जो भी इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होता है ना, उससे नहीं मिलता है। अगर कोई भी इनकम ऐसी है जिसका रेट अलग है, कुछ स्पेशल रेट है, तो वहां से चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो यहां से नहीं मिलेगा। जहां जहां स्पेशल रेट है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। यहां से मिलेगा, हाँ, क्योंकि यहां कोई स्पेशल रेट नहीं है, तो यहां मिलेगा अवेलेबल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिबेट। रिबेट होता है 87A का। ओल्ड सिलेबस में आपको ओल्ड सिलेबस बोल रहा हूं, ओल्ड रेजीम में आपको कितना मिलता था? 12,500 रुपए, और न्यू रेजीम में 25,000 रुपए की रिबेट होती है। ठीक है, वो मिलेगा क्या? तो देखिए, लॉन्ग टर्म एसटीटी पेड वाले में सरकार सीधे 1 लाख रुपए पहले ही एग्जेम्प्ट कर देती है, 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लेती, तो यहां से सरकार रिबेट नहीं देती है। कहती है यार 1 लाख रुपए तो इनकम पहले ही तुम्हारी एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, अब रिबेट भी देंगे, तो रिबेट नहीं देती है, नॉट अवेलेबल। बाकी सब जगह से मिल जाता है आपको रिबेट। कोई दिक्कत यहां तक? एकदम भी नहीं होनी चाहिए। फिर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब परेशान नहीं होइएगा, ये सारा जितना लिख रहे हैं ना, एक एक चीज अप्लाई कराएंगे अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, आप टेंशन मत लीजिएगा। 6, 7, 8 क्वेश्चन करेंगे लगभग लगभग, जिसमें ये सारी चीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे उन 7-8 एग्जाम्पल से। ठीक है, एक एक चीज, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करेंगे। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट टू रेजिडेंट। अब इसका क्या मतलब है? आपको पता है, जैसे ओल्ड स्लैब में क्या होता है कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, न्यू स्लैब में अगर हम आ जाएंगे तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो क्या ये बाकी इनकम के लिए, या फिर जिसपे फ्लैट रेट लग रहा है, जैसे 112A में क्या होता है, फ्लैट 10% लगता है, तो मेरी 3 लाख रुपए की इनकम है, तो क्या 10% देना पड़ेगा, या हमको भाई 3 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है, तो इसलिए ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? आप समझ गए, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है ना यार। न्यू स्लैब में क्या होती है, 0 से 3 लाख तक कुछ नहीं, फिर 3 से 6 5%, फिर 6 से 9 10%, 9 से 12 क्या है 5, 10, 15%, राइट। तो ये जो
स्लैब वाला होता है, ये 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, क्या ये अवेलेबल होगा मुझे कि नहीं अवेलेबल होगा? अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मान लीजिए 112A वाला, तो मिलता है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। जैसे फिर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ, चलिए एग्जाम्पल लिख के ही करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दैट टू एसटीटी पेड वाला, कितना? 4 लाख रुपया। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स, टैक्स कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एसटीटी पेड वाला, 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा, 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3 लाख रुपए इनकम होगी, तो ग्रॉस टोटल इनकम, और कोई इनकम है नहीं, तो ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपए हो गई, डिडक्शन है नहीं। ठीक है, तो 3 लाख रुपए टोटल इनकम हो गई। ठीक है, और 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो टैक्स निल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजीम, एग्जाम में ऐसे लिखिएगा डिफॉल्ट रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम का मतलब न्यू स्लैब 115 BAC। ठीक है ना, आया मजा आपको? 4 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं हुआ। तो यही बात यहां पे पूछ रहे थे कि क्या अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलेगी? अच्छा, अनएग्जॉस्टेड की बात क्यों हो रही है? पहले आपको याद रखना होगा कि जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है ना, कि ओल्ड स्लैब में 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, न्यू स्लैब में 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो पहले ये कहां से मिलती है? पहले ये आपको अवेलेबल होती है नॉर्मल इनकम से। व्हेन आई से नॉर्मल इनकम, तो इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल इनकम का मतलब वो होता है वो इनकम जिस पे टैक्स नॉर्मल रेट से लगता है। एंड व्हाट इज नॉर्मल रेट? स्लैब रेट। रिमेंबर, मैं कैसे बोलूंगा? स्पेशल रेट इनकम, नॉर्मल रेट इनकम। नॉर्मल रेट इनकम का मतलब होता है, अब हम जल्दी से नॉर्मल रेट इनकम की जगह नॉर्मल इनकम ही बोल देते हैं, राइट? व्हाट आई वांटेड टू से, नॉर्मल रेट इनकम एंड स्पेशल रेट इनकम। पहले आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉर्मल रेट ऑफ इनकम से एग्जॉस्ट करानी पड़ती है। ठीक है, और फिर वो कहां से एग्जॉस्ट होती है? स्पेशल रेट ऑफ इनकम से। आइए इस बात को भी समझा देते हैं एग्जाम्पल लिख के। LTCG STT पेड 4 लाख रुपया और अदर सोर्सेस 2 लाख रुपया। कैलकुलेट टैक्स, अगर हम लिखते हैं कैलकुलेट टैक्स और कुछ नहीं बताते हैं, तो एज क्या मानते हो आप? 60 साल से नीचे। ठीक है, रेजिडेंट मानोगे, नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट मानेंगे, मालूम है हमको। स्लैब रेट कौन सा मानेंगे? नया वाला। ठीक है, सॉल्यूशन करिए। LTCG STT पेड वाला कितना माना जाएगा? LTCG STT पेड वाला 112A में टैक्सेबल होगा 3 लाख, 1 लाख एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अदर सोर्सेज आप लेंगे 2 लाख रुपया। ठीक है, अब ये GTI हो गई आपकी 5 लाख रुपया। डिडक्शन की बात है नहीं, डिडक्शन अभी मिला ही नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, 5 लाख रुपया। अच्छा, जैसे कुछ भी अपने दिमाग में मत रखिएगा, सर अगर यहाँ डिडक्शन, जैसे यहाँ डिडक्शन मैंने नहीं लिया, फिर ये एग्जांपल किया डिडक्शन नहीं लिया, तो आपके मन में आ गया सर डिडक्शन होता तो क्या होता? मत सोचो बेटा, मेरी टेंशन है ये। जितनी बात इस चार्ट में लिखवा रहे हैं ना, जितनी बात इस चार्ट में लिखवा रहे हैं, एक पूरा जितना एग्जाम्पल मुझे अभी करना है आज की क्लास में, उन सारे एग्जाम्पल को मिला के सारी बात कवर हो जाएगी। ठीक है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए मेरे साथ साथ। जीटीआई में से डिडक्शन घटाया, कोई डिडक्शन है ही नहीं, टोटल इनकम आ गई। अब बात आती है टोटल इनकम 5 लाख रुपए की जो है, उस पर टैक्स कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? पहले तो 2.5 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा ही नहीं, 3 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा ही नहीं। तो कौन से 3 लाख पे टैक्स नहीं लग रहा है? मेरे पास ये भी 3 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए है, तो कौन से 3 लाख पे टैक्स नहीं लग रहा है? तो पहला जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है ना, वो एग्जॉस्ट कहां से होता है? नॉर्मल रेट ऑफ इनकम से। प्लीज रिमेंबर, पहले एग्जॉस्ट कहां से होता है? जल्दी मेरे साथ साथ बोलिए, पहले एग्जॉस्ट कहां से होता है? नॉर्मल रेट ऑफ इनकम से। तो यानी 2 लाख रुपया इस पे टैक्स नहीं लगेगा, और इसमें से भी 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे एग्जॉस्ट होगा। एग्जॉस्ट कैसे कराएंगे लिमिट को? एग्जॉस्ट कैसे कराएंगे?
यहां से 2 लाख कराएंगे, यहां से 1 लाख कराएंगे। अब बचा मेरे पास यानी 2 लाख रुपए का LTCG STT पेड वाला। क्या रेट से टैक्स लगता है? टैक्स ऑन LTCG STT पेड वाला 2 लाख एट द रेट ऑफ 10%, 20,000। आया कि नहीं समझ में सबको? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देते, क्या कि 5 लाख में से 3 लाख रुपया एग्जॉस्ट हो गया, बचा 2 लाख रुपया, ठीक है, बचा 2 लाख रुपया, तो 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो स्लैब रखता है वो क्या रेट से टैक्स लगता है? मतलब पहला 3 लाख नील, यही ना होता है। न्यू स्लैब क्या है? 115 BAC। फर्स्ट 3 लाख नील, तो पहला 3 लाख रुपया हम 5 लाख में से हटा दिए। दूसरा नेक्स्ट 3 लाख क्या होता है? नेक्स्ट 3 लाख होता है 5%। फिर क्या होता है? नेक्स्ट 3 लाख, फिर नेक्स्ट 3 लाख होता है 10%, फिर नेक्स्ट कितना होता है? नेक्स्ट 3 लाख, फिर 10 के बाद 15 आता है, फिर अगला 3 लाख, उसके बाद का 3 लाख 20%, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी पैसा है 30%। यही ना होता है? तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान ना देते यहां पे, तो बचा 2 लाख रुपया और उस पर 5%, अगले मतलब पहले 3 लाख नील कर देते, फिर 5 लाख से पहला 3 लाख नील हो गया तो बचा 2 लाख, 2 लाख पे टैक्स क्या लगा देते? 5%, तो गड़बड़ हो जाती। तो आपको देखना है कि एग्जेम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट कैसे होती है, यही बात आपको समझा रहे थे, ठीक है। 2 लाख का 20% हो गया। अब बात आती है रिबेट मिलेगा कि नहीं? रिबेट मिल जाएगा। 7 लाख रुपए तक की इनकम पे 25,000 रुपए का रिबेट है, ठीक है, 25,000 रुपए का रिबेट है। अब आपको ध्यान से सोचना होगा, क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A LTCG STT पेड वाले से मिलता है? आइए चार्ट देखिए, LTCG STT पेड वाले से रिबेट मिलता है। देखिए देखिए क्या लिखा है, रिबेट नॉट अवेलेबल। ये जो टैक्स आया है बच्चों, ये जो टैक्स आया है ये कौन सी इनकम का आया है? ये जो टैक्स आया है 20,000 रुपए, ये LTCG STT पेड वाला है, और इस वाली टैक्स से आपको रिबेट नहीं मिलता है, इसलिए रिबेट नहीं मिलेगा। ध्यान दिया आपने कैसे मैंने शुरू किया? मैंने कहा 7 लाख रुपए तक की इनकम में 25,000 रुपए का रिबेट मिलता है, मिलना चाहिए कि नहीं? आपको लगा होगा हाँ मिलना चाहिए। फिर मैंने कहा रुको भाई रुको, जितना पढ़े हैं वो देखो। हमने पढ़ा है कि LTCG STT पेड वाले से रिबेट नहीं मिलता, और ये जो टैक्स है किसका है? LTCG STT पेड वाले का है, इसलिए नहीं मिला, ठीक है। आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं कहीं लिख दूं रिबेट नॉट अवेलेबल फ्रॉम LTCG STT पेड, इसलिए रिबेट नहीं मिला है, ठीक है। अब आप सीधे इस पे लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, कितना हो जाएगा? 800 रुपया, 20,800 टैक्स पेबल। ठीक है, बस करते जाइए, बस जहां मेरा 7-8 इलस्ट्रेशन हुआ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट टू रेजिडेंट इज अवेलेबल ठीक है। अब नाउ टू नॉन रेजिडेंट जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, नॉन रेजिडेंट को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलती है, ठीक है। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट टू नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट को ना कोई भी स्पेशल रेट वाली जो इनकम होती है उससे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलती,
मतलब स्पेशल रेट वाली इनकम पे तो फ्लैट सीधे सीधे टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो आपको 3 लाख रुपए तक नहीं टैक्स देना होता है अंडर न्यू रेजिमेंट, 2.5 लाख रुपए तक नहीं देना होता है टैक्स अंडर ओल्ड रेजिम, वो बेनिफिट नहीं मिलता यहाँ, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां से मिलेगा, ये कोई स्पेशल रेट इनकम थोड़ी ना है, तो यहां से मिलेगा। अच्छा कुछ एसेट के लिए ये जो स्पेशल रेट है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे यहां पे अभी आपने 112 में 20% पढ़ा ना, 112 में भी 10% का ऑप्शन है। अभी ये 112 में 20% पड़ेगी, 112 वाले सेक्शन में 20% रेट होता है, लेकिन कुछ एसेट के लिए यहां भी 10% का रेट भी अवेलेबल है। तो आइए अब उस बात को लिखें। कहानी में भी कहानी, ट्विस्ट ट्विस्ट इतना ज्यादा है ना इनकम टैक्स में। स्पेशल रेट है क्या कोई? अब ये लिख रहे हैं स्पेशल रेट फॉर स्पेसिफाइड एसेट टू रेजिडेंट। अच्छा ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए, स्पेसिफाइड एसेट के लिए। कौन सी स्पेसिफाइड एसेट? लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आपके पास है, ठीक है, अदर देन यूनिट, मतलब म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, अदर देन यूनिट, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड। लेकिन ध्यान दीजिएगा लिस्टेड सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, लेकिन एसटीटी पे हुआ होगा? नहीं, एसटीटी पे नहीं हुआ होगा। तो क्या ऐसा भी होता है कुछ लिस्टेड सिक्योरिटी ऐसी होती है जिसपे एसटीटी पे नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होती है। डिवेंचर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, उस पर एसटीटी थोड़ी ना लगता है। तो कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी हो, म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, तो आपका जो टैक्स रेट बनता है वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन। भाई लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन मिलता है, लेकिन आप अगर इंडेक्सेशन छोड़ दो तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन। या फिर अगर आपको इंडेक्सेशन लेने का बहुत मन है तो ले लीजिए, मनाही नहीं है, 20% लगेगा जैसा कि था। नॉर्मली तो 20% है ही है, ये यहां पे है ही है कि 20% लगेगा, तो 20% लगेगा विथ इंडेक्सेशन। अच्छा क्या ये बेनिफिट सभी एसेट के रिस्पेक्ट में है? नहीं, लिस्टेड सिक्योरिटीज फिर या फिर क्या कहता है, और जीरो कूपन बॉन्ड। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर लिस्टेड सिक्योरिटी में आपको हम इक्विटी शेयर में कर लिए, अरे इक्विटी शेयर में कर लिए तो एसटीटी पे हो गया, एसटीटी पे हो गया तो आप 112 में हो ही नहीं हो, ठीक है, तब तो आप 112 ए में हो। अंडरस्टूड? तो लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब भी क्या हुआ? इक्विटी शेयर वो नहीं होगा, वो क्या होगा? वो प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, ये सब कुछ आपने खरीदा है, ठीक है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स दे दो या फिर 20% विथ इंडेक्सेशन दे दो। दोनों में से जहां टैक्स कम आएगा आप वहां वो वाला टैक्स दे दीजिए। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा ध्यान दीजिएगा इनकम कैपिटल गेन की कैसे निकलती है। इनकम कैपिटल गेन की विथ इंडेक्सेशन ही निकलती है लॉन्ग टर्म में, वो मत कह दीजिएगा कि विदाउट इंडेक्सेशन निकलती है। टैक्स जो होगा वो आप कौन सा देंगे? टैक्स जो होगा वो कौन सा देंगे? विथ टैक्स जो आप देंगे वो देंगे आप विदाउट इंडेक्सेशन और विथ इंडेक्सेशन, कोई भी दे सकते हैं। मैं समझाता हूं आपको, शायद आपको दिक्कत हो रही होगी इसे समझने में। लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, कब खरीदा आपने लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर? परचेस्ड ऑन 5 5/4/22। कितने रुपए का? 1 लाख, ठीक है। सोल्ड, सोल्ड प्रेफरेंस शेयर। अच्छा ये लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर है, लिस्टेड सिक्योरिटी 1 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म हो जाती है,
इसको बिकवा देते हैं हम लोग 15/6/23 को एट द रेट ऑफ कितने रुपए का बिकवा देते हैं, 1,70,000 रुपये का बिकवा दिया। चलिए ठीक है। अब आपको वो चाहिए CII चाहिए। CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 22-23 का कितना है, 331। 23-24 का आपको हमेशा याद रखना है 348, ये कभी बताएगा नहीं एग्जाम में भी आपको, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। इसके अलावा अदर सोर्सेज भी है आपके पास, मान लेते हैं अदर सोर्सेज है 8 लाख रुपए, ठीक है। आपके पास दूसरी इनकम 8 लाख रुपए की है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कीजिए। सेल कंसिडरेशन 1,70,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख इंटू 348 अपॉन 331, तो ये हो गया 1,05,136। $64,864, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम इसका निकालेंगे टैक्स, टैक्स ऑन LTCG, ठीक है। कौन से सेक्शन वाला ये टैक्स है, टैक्स ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112, 112A वाला नहीं है ये, ठीक है। 12A वाला होता है इक्विटी शेयर पे और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, तो ये प्रेफरेंस शेयर वाला 112 में टैक्स लगेगा। और लिस्ट 112 में अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, STT नॉट पेड वाला ही, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विथ इंडेक्सेशन। तो मेरे पास ऑप्शन है नंबर 1, हम चाहें तो टैक्स दे सकते हैं 10% विदाउट इंडेक्सेशन, तो 1,70,000 माइनस 1 लाख, 1,70,000 माइनस 1 लाख, ये टैक्स कितना बना, 70,000 का 10% 7,000। और या फिर हमारे पास ऑप्शन है, हम दे सकते हैं 20% ऑफ 64,864, ये कितना हुआ 64,864 इंटू 20%, ये हो गया 12,973 रुपये, ठीक है। तो टैक्स हमारा कितना बनेगा इसका, दोनों में से जो कम है वो टैक्स आप देना पसंद करेंगे, 7,000 रुपये इसका टैक्स होगा। बाकी जो आपका अदर सोर्सेज का टैक्स है वो तो अलग निकलेगा ही, ठीक है, प्लस आप अदर सोर्सेज पे टैक्स निकालेंगे, ठीक है, वो स्लैब के हिसाब से निकालेंगे। टैक्स ऑन अदर सोर्सेस वो आप निकाल लेंगे, अदर सोर्सेस का टैक्स कितना होगा, 8 लाख का, 3 लाख का कुछ नहीं, फिर अगले 3 लाख का, अगले 3 लाख का, पहले 3 लाख का कुछ नहीं, अगले 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5%, तो 3 6 हो गया, प्लस 2 लाख का 10%, 3 लाख का 5% 30 15,000 और 2 लाख का 10% 20,000, 35,000 रुपये इसका टैक्स है। अच्छा, अब आपसे हम एक बात पूछेंगे, ये बताइए टैक्स मैंने 7,000 रुपये दिया, तो इनकम कैपिटल गेन की कितनी बोलेंगे, इनकम कैपिटल गेन की कितनी है, 70,000 रुपये या 64,864? इनकम यही है 64,864, यही बताना चाहते थे, इनकम यही है। इस पे टैक्स देने का, इस पे ये जो 7,000 रुपये का टैक्स आया, ये किस पे टैक्स आया, ये इसका टैक्स है, इसका ही टैक्स है। इस 64,864 के टैक्स निकालने का 2 तरीका है, या तो इसी का 20% दे दो और या तो बिना इंडेक्सेशन के 10% दे दो। आई बात समझ में, राइट? जब आप टैक्स लेंगे 10% वाला, ये वाला अगर आप टैक्स लेंगे तो इनकम इसको मत बोल देना, कहोगे 70,000 मेरी इनकम है, इनकम नहीं है 70,000, इनकम यही है 64,864। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। अंडरस्टूड? कॉम्प्लेक्स है ना टैक्स कैलकुलेशन वगैरह इसका। मैं आपको एक बात बताऊं,
इतना जबरदस्त आपने कैपिटल गेन पढ़ा है ना कि कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन में मेरा कोई स्टूडेंट गलत कर दे ये मैं मान ही नहीं सकता। पता आपसे अगर गलती हो गई तो कहां होगी? ये जो आज की क्लास में हम चार्ट बना रहे हैं ना, इसकी कैलकुलेशन में। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि इस चार्ट को इतना सुंदर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दें कि गलती से भी गलती ना हो। ये आपको पता नहीं है मैं कितने सारे सेक्शन को मर्ज करके, शायद ये 20-22 सेक्शन को मर्ज करके हम एक चार्ट बना रहे हैं, जो अलग अलग सेक्शन अलग अलग जगह पे प्रोवाइडेड है। मैंने उन सारी बातों को एग्रीगेट करके आपके सामने एक सिंगल चार्ट प्रेजेंट कर दिया है। एंड आई डोंट थिंक सच चार्ट यू कैन गेट इन एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक। किसी बुक में मिल जाएगा आपको। इवन आई डू नॉट प्रोवाइड इट इन माई ओन टेक्स्ट बुक। आपको ये चार्ट कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा, एंड हाउ हेल्पफुल दिस इज। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? अच्छा, अब क्या बचा इसके बाद? पूरा पन्ना भर गया। चार्ट खत्म नहीं हुई अभी। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट? स्पेशल रेट फॉर स्पेसिफाइड एसेट टू नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए भी एक स्पेशल बात है। अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होगी, हम इनके लिए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का बेनिफिट है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे इनको 10% ही देना है। लॉन्ग टर्म एसटीटी नॉट पेड वाला ही हो, लॉन्ग टर्म एसटीटी नॉट पेड वाला ही हो, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट को 10% देने की आवश्यकता है। यानी कि उसको वही वाला बेनिफिट मिल जाएगा जो लिस्टेड सिक्योरिटी एसटीटी पेड वाला करता है, वो शेयर वगैरह पे 10% लगता है, वही उसको यहां पे भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे भी मिल रहा है। हाँ, उसका अदर कोई कैपिटल गेन होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी, तो ऑब्वियसली उसका 20% होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एसटीटी नॉट पेड वाला 112 में अगर लिस्टेड अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, ठीक है, तो 10% है। डिफिकल्ट है ना याद करना? आई नो डिफिकल्ट है, बट आपको याद करना पड़ेगा। अगर इस चार्ट के बाद याद नहीं हो रहा है तब तो सोचिए जरा, बिना इस चार्ट के अलग अलग जगह पे अगर आप ये 25 सेक्शन पढ़ते तो कैसे आप याद करते। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन इन फॉरेक्स इन आईएफएससी। ट्रांजैक्शन इन फॉरेक्स इन आईएफएससी। व्हाट इज आईएफएससी? ये बता देते हैं आपको। आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब ये क्या है? देखिए, ये हर बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसे कर लेती है? क्या आपको लगता है कि हर बैंक की हर कंट्री में ब्रांचेस हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटरनेशनल पेमेंट की है फ्रॉम मे बी बंधन बैंक, राइट, आई हैव डन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फ्रॉम बंधन बैंक, ठीक है, और ये कहां का ट्रांजैक्शन है? ये जापान का ट्रांजैक्शन है, मैंने जापान में पेमेंट कर दी है। तो क्या जापान में बंधन बैंक है कि वो सेटल करेगा वहां की बैंक के साथ ये पेमेंट? वहां तो नहीं है। तो फिर कैसे सेटल होता है? ये जो हम इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं वो कैसे सेटल होता है? एक्चुअली हर देश में एक आईएफएससी होता है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये वो देश बनाता है, कहीं एक जगह पे कहीं एक बिल्डिंग होगी, वो आईएफएससी कहलाएगी, ठीक है। अब वहां पे सभी बैंक होती हैं, यानी अगर वहां पे बंधन बैंक नहीं है तो भी उस कंट्री के आईएफएससी में बैंक होगी, और नहीं तो अगर ये भी नहीं है तो आईएफएससी के वहां के किसी बैंक के साथ टाई अप होगा। अब आप बात समझे, हर बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसे कर पाती है? अगर वो वहां पे अपनी ब्रांच नहीं भी खोली है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वहां के आईएफएससी में उसका एक बंदा बैठता होगा, एक वहां पे ट्रांजैक्शन होते होंगे उसके, जहां से वो सेटल करते हैं। अगर वो भी नहीं होगा तो वहां के आईएफएससी में जो बैंक्स बैठी हुई हैं, क्योंकि हर बैंक ना हर देश के आईएफएससी में जरूर रहती है,
ठीक है, ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सेटल कर पाए। तो अगर नहीं भी होगी तो वहां के किसी बैंक से टाई अप कर लेते हैं सब। अब जापान में मान लीजिए बंधन बैंक नहीं है, तो जापान के आईएफएससी में जो भी बैंकें हैं 40 50 60 बैंक जो भी है हर कंट्री के, उनके साथ किसी एक के साथ टाई अप होगा उसका। अच्छा, यहां पे आईएफएससी में क्या होता है कि अलाउ करता है हमारा देश आईएफएससी में इन बैंकों को शेयर्स वगैरह खरीदने के लिए विदाउट एसटीटी। अब बात समझ में आया आपको मैंने क्या कहा कि दे अलाउ देम टू बाई इट विदाउट एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, ये विदेशी बैंक आके बैठी हुई है, ठीक है, हमको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक अट्रैक्शन पॉइंट लगा दिया। अट्रैक्शन पॉइंट क्या कि भाई तुम्हें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं देना है, खरीद लो शेयर, ठीक है। देखिए, खरीदते समय बेचते समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, तो कोई भी अब बैंक अगर इन्वेस्ट भी करना चाहता है 4 दिन के लिए, तो सोचेगा यार अभी खरीदेंगे फिर 4 दिन में बेचेंगे, खरीदते समय टैक्स लग जाएगा, बेचते समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल गेन तो देना ही देना है, ये भी टैक्स लग जाएगा। तो सरकार थोड़ा सा उसको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, इंकरेज कर रही है, कह रही लगा दो यार, खरीद लो बेच लो, उस पर टैक्स थोड़ी ना लेंगे, अगर कमाओगे तो देने में कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। तो कैपिटल गेन तो दे देगा, ट्रांजैक्शन पे टैक्स दर्द वाली बात थी, तो गवर्नमेंट ने वो रिमूव कर दिया। ये जो ट्रांजैक्शन होता है आईएफएससी में, ये जो ट्रांजैक्शन आईएफएससी में होता है ना, इसमें एसटीटी पे नहीं होता है, ठीक है। एंड इवन विदाउट एसटीटी जो रेट लगता है वो क्या लग जाता है, वही नॉर्मल रेट लग जाता है। यही इसका रियल मजा है, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मली रेट क्या लगता है, एसटीटी पेड वाले पे 10%, यहां पे एसटीटी पेड नहीं भी है तो भी 10%। अब यहां पे एसटीटी पेड वाले पे 15 है, तो विदाउट एसटीटी पेड वाले पे भी क्या होगा, 15 होगा। ये ट्रांजैक्शन जो फॉरेक्स में हो रहा है, एफएससी में क्या हो रहा है, ये यार वही इक्विटी शेयर्स के ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन इक्विटी शेयर का ही होता है। अब हम यहां पे क्यों नहीं लिख रहे हैं इक्विटी शेयर का, क्योंकि और कुछ थोड़ी ना होता है यहां पे, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन फॉरेक्स इन आईएफएससी है, इक्विटी शेयर्स पे ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे ही हो रहा है, जिसपे एसटीटी लगता है। लेकिन सिंस इनको लिया ही नहीं जाता है एसटीटी, तो भाई इनके लिए टैक्स अलग क्यों, भाई इनसे एसटीटी लिया जाता तो 10% लगता लॉन्ग टर्म पे, इनसे तो एसटीटी लिया ही नहीं जा रहा है ना, छूट है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा तो नहीं कि फिर टैक्स इनका बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो वही है, राइट, तो इसलिए रेट क्या लिया जा रहा है, सेम वही जो एसटीटी वाला लिया जाता है। तो दिस इज ऑल, ठीक है। इस चार्ट को बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए और इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोग शुरू करते हैं। आइए करिए एग्जांपल मेरे साथ सॉल्व। एग्जांपल 1, हालांकि ऑलरेडी 3 एग्जांपल हो चुके हैं, 3-4, वो छोड़ दीजिए, अब यहां से नंबरिंग कर लेते हैं। मिस्टर ए रेजिडेंट, आर लिखेंगे तो रेजिडेंट, ठीक है, एज 45, इसको एलटीसी ड्यू हुआ है सेल ऑफ प्लॉट पे 85,000 और अदर इनकम है इसके पास 2,40,000। कैलकुलेट टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजीम। जल्दी बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये कौन से सेक्शन वाला है, 112 ए या 112? 112 ए होता है एसटीटी पेड वाला, और एसटीटी पे किस पे होता है, अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, किसका, इक्विटी शेयर का और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का। ध्यान दीजिए, अगर आपने इक्विटी शेयर का ट्रांजैक्शन कर दिया अदर देन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अनलिस्टेड होगा तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं है, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, नहीं, तो उस पर एसटीटी पे होगा, नहीं। हम आपसे ये सब क्वेश्चन करें पहले, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, ठीक है, क्या इस पे एसटीटी पे होगा, एसटीटी नॉट पेड है, इस पे कहां से पे हो जाएगा, अनलिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में है ही नहीं है, ठीक है। लिस्टेड इक्विटी शेयर है, लिस्टेड इक्विटी शेयर ट्रांजैक्शन आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज, अब बताइए, एसटीटी नॉट पेड होगा, इस पे एसटीटी कहां से पे हो जाएगा,
लिस्टेड इक्विटी शेयर है, लेकिन इसका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज हुआ है ना, तो नहीं हो सकता, एसटीटी नॉट पेड। आगे बात करते हैं आपसे, लिस्टेड इक्विटी शेयर, ठीक है, ट्रांजेक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, अब होगा एसटीटी पेड। राइट, चलिए कैलकुलेट कीजिए इसका टैक्स। तो हम लिखेंगे LTCG सेक्शन 112 वाला 85,000, ठीक है। हम लिखेंगे अदर इनकम 2,40,000, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी 3,25,000, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कुछ भी नहीं, तो 3,25,000 टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब टैक्स ऑन, अच्छा, अब हम मुझे टैक्स बताइए कितने रुपए पे करना है, कैसे पे करना है। मुझे 3,25,000 रुपए में से डिफॉल्ट रिसीव में करना है, 3 लाख पे टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा 3 लाख कैसे खपेगा, आपको 3 लाख पे टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो पहले कौन सा खपता है, 3 लाख पे टैक्स नहीं देना है, तो कौन सा 3 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना है, on which 3 lakh you don't have to give tax? You don't have to give tax on 2,40,000 यहां से, और 60,000 रुपया यहां से नहीं देना है टैक्स, बचा 25,000 रुपया जिसपे हमें टैक्स देना होगा। तो टैक्स ऑन 25,000 एट द रेट ऑफ 112 में टैक्स क्या रेट से लगता है, 20%, तो आपका टैक्स बनेगा 5,000 रुपया। इसमें से हम घटाएंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A 5,000 रुपया, ठीक है। तो टैक्स पेबल हो जाएगा नील। क्लियर है बात सबको? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस बी हैं, नॉन रेजिडेंट, एज 62, ठीक है। LTCG सेल ऑफ शेयर STT पेड वाला, सेल ऑफ शेयर है STT पेड वाला 10,000 रुपया, और अदर इनकम है 3,10,000 रुपया, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिए, डिफॉल्ट रिसीव में टैक्स निकालना है, ठीक है। टैक्स, कैलकुलेट टैक्स। तो LTCG 112A वाला है ये, ठीक है। सिंस ये 10,000 रुपया है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना, कोई टैक्स ही नहीं है, ठीक है। अदर इनकम 3,10,000, 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन होती है 112A में, तो मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम है GTI वो 3,10,000 हो गई। डिडक्शन की बात अभी क्वेश्चन ने की नहीं, डिडक्शन नील, ठीक है। तो 3,10,000 क्या हो गई, मेरी टोटल इनकम हो गई, ठीक है। टोटल इनकम 3,10,000, 3 लाख तक टैक्स लगेगा नहीं, 10,000 पे 5% लगेगा, पहले 10,000 पे 5%, तो टैक्स ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ 5% becomes 10,000, सॉरी 10,000 एट द रेट ऑफ 5% becomes 500, ठीक है। तो प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% विल बिकम 520, ठीक है। आज की क्लास में देखिए हम लोग बहुत सिंपल प्रॉब्लम करेंगे अभी, ठीक है। और आज की क्लास को सिंपल प्रॉब्लम पे खत्म कर देंगे। अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी, क्योंकि अब हम अगली क्लास में जो प्रॉब्लम करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आपने पढ़ा कहीं डिडक्शन नहीं मिलता है, कहीं रिबेट नहीं मिलता है, कहीं ये हो जाता है वो हो जाता है।
अभी तक कैपिटल गेन आपके क्वेश्चन में कौन सा आ रहा है? कोई एक आ रहा है, या तो LTCG 112A वाला आ गया इस एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल हमने लिया उसमें सिर्फ 112 वाला LTCG था। क्या एक साथ सारी इनकम आ रही है, सारी स्पेशल रेट की इनकम आ जाए, 112, 112A, 111A सब आ जाए? नहीं हो रहा है अभी। क्या ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में? हाँ। कब तैयारी करेंगे आप इसकी? अगले क्लास में। अगले क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे आप, राइट, और उससे क्लैरिटी आपकी पूरी एकदम टॉप लेवल पे, ठीक है। तो अभी हम आपको सिंपल प्रॉब्लम पे सेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं भाई, रेडी हो रहे हो आप लोग। मिस्टर सी रेजिडेंट है, एज 81 ईयर, LTCG सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। उसने ना रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, उस पर 60,000 रुपया कमाया है। बाकी इसके पास अदर इनकम भी है 5,90,000 रुपए की। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता है, तो भाई कैपिटल एसेट ही नहीं होता है तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं इस पे। तो टोटल इनकम क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5,90,000 रुपए ही है, ठीक है। टैक्स ऑन 5,90,000। अच्छा एक सेकेंड, इसके पहले क्वेश्चन किए थे ना अभी ये, हाँ। इसमें बच्चों आपने ये नहीं बताया, इसमें रिबेट मिलना चाहिए था ना, इसमें 3,05,000 रुपया की रिबेट मिल जानी चाहिए थी ना। नहीं मिलेगा, नॉन रेजिडेंट है ये। रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट। हमने कहा आपने ध्यान भी दिया कि नहीं? हम तो फटाक से जोड़ गए क्योंकि हम तो नॉन रेजिडेंट देख रहे हैं इसको, लेकिन हमने कहा आप देखे हो कि नहीं, ये बात आपको ज्यादा अलर्ट कर ले, ठीक है। तो रिबेट इज नॉट अवेलेबल यार। अच्छा, अब टैक्स ऑन 5,90,000 रुपया क्या होगा? टैक्स ऑन 2,90,000, पहले 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, 2,90,000 एट द रेट ऑफ 5%, तो 14,500 होगा। इसमें से मिलेगा आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, 14,500, और फाइनली आपका टैक्स पेबल हो जाएगा निल। राइट, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और देंगे और फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट कॉम्प्लिकेटेड बस बोल रहा हूं, आपके लिए इजी होगा, ये गारंटी है, ठीक है। विल स्टॉप।